Hello guys, welcome back to the channel. My name is Devan Sajani and this is our lecture number 2 of supervised learning in machine learning. Okay, तो अभी तक के लेक्चर 1 में हमें देखा था कि सुपरवाइज लर्निंग क्या होता है और उसके बेसिक्स डिफरेंट टाइप्स पढ़े थे और उसमें कौन कौन से एल्गोरिदम्स यूज होते हैं। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर नंबर 2 से हम स्टार्ट करें, मतलब पर्टिकुलर हम डिफरेंट एल्गोरिदम्स पढ़ेंगे। उसमें से फर्स्ट वन इज अवर लॉजिस्टिक रिग्रेशन। मतलब हम देखेंगे कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन क्या होता है, उसका यूज़ कहाँ पे होता है, उसका एडवांटेज क्या होता है, डिसएडवांटेज क्या होता है, कितने टाइप्स होते हैं और उसमें जो लॉस फंक्शन है मतलब वो कैसे कैलकुलेट होता है, सिग्मॉइड फंक्शन कैसे क्या होता है और उसके एग्जांपल वो सब हम इस लेक्चर में देखने वाले हैं। ठीक है, आई होप कि आपको लेक्चर 1 में सब समझ में आ गया होगा। आई नो थोड़ा देर ही हो गया था लेक्चर 2 अपलोड करने में, पर इट्स ओके, मेरे को कुछ काम था इसलिए थोड़ा वो रह गया था। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन स्टार्ट कर रहे थे। आई होप आपको सब समझ में आ जाए और अगर आपको अच्छा लगता हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, तो हम स्टार्ट करें लॉजिस्टिक रिग्रेशन। ओके, सो logistic regression is one of the most popular machine learning algorithms which comes under the supervised learning technique. supervised learning technique हमने देखा था कि मशीन लर्निंग के टोटल 3 टाइप्स है, सुपरवाइज, अनसुपरवाइज्ड एंड रीइंफोर्समेंट। इसमें से हम पढ़ रहे हैं अभी सुपरवाइज मशीन लर्निंग। मतलब सुपरवाइज लर्निंग में क्या होता है कि हमें इनपुट डेटा में उसके साथ ही हम लेबल्ड आउटपुट भी दे देते हैं कि ये सब पैरामीटर आए तो इसका आउटपुट क्या होगा। तो ये सुपरवाइज लर्निंग कहलाता है। और लॉजिस्टिक रिग्रेशन वो मोस्ट पॉपुलर एमएल एल्गोरिथम है जो सुपरवाइज लर्निंग में यूज होता है। इट इज यूज्ड फॉर प्रेडिक्टिंग द कैटेगरिकल डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल मतलब कि जो डिपेंडेंट होता है किसी और वेरिएबल पर। यहाँ पे हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल एक्स और वाई में से क्या होगा, वाई, और एक्स है वो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। मतलब एक्स की कोई भी वैल्यू हो सकती है, वो इंडिपेंडेंट है, पर वाई है वो एक्स पर डिपेंडेंट है। और कैटेगरिकल वेरिएबल, कैटेगरिकल मतलब जो कंटिन्यूस वैल्यू ना हो। कैटेगरिकल मतलब डिफरेंट कैटेगरीज लाइक यस, नो, जीरो, वन, तो उसे हम कैटेगरिकल वैल्यू बोलते हैं। यूजिंग अ गिवन सेट ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, मतलब कि जो हमारा है एक्स, जो वो इंडिपेंडेंट है और उसके ऊपर से हम प्रेडिक्ट करते हैं हमारा वाई। Logistic regression predicts the output of a categorical dependent variable. Therefore, the outcome must be a categorical or discrete value. Categorical और discrete value हमारा वो आउटपुट होता है, मतलब कि जो हम प्रेडिक्ट करते हैं y x ऊपर से, तो वो कैटेगरिकल मतलब या यस और नो में होता है, और या फिर डिस्क्रीट मतलब कि कोई भी वैल्यू, कंटिन्यूअस वैल्यू नहीं, मतलब डिस्क्रीट लाइक 0 1 2 3। और उसको हम पॉइंट में नहीं, सपोज कि 2.5 3.5, तो ये एक कंटिन्यूअस वैल्यू हो गई और वो इसमें नहीं होती है, यहाँ पे सिर्फ होती है डिस्क्रीट वैल्यू। ठीक है, लॉजिस्टिक रिग्रेशन इज अ कैलकुलेशन यूज्ड टू प्रेडिक्ट अ बाइनरी आउटकम, आइदर समथिंग हैपन्स और डज नॉट। मतलब कि वो प्रोबेबिलिटी कह सकते हैं या फिर कोई क्लासिफिकेशन, बाइनरी क्लासिफिकेशन, मतलब जिसमें टोटल दो ही आउटपुट हो सकते हैं। लाइक या तो जीरो होगा या तो वन होगा, तो ये एक बाइनरी आउटपुट है। इसी तरह से या तो यस होगा या तो नो होगा, तो वो भी एक बाइनरी आउटपुट है। ठीक है, दिस कैन बी एग्जिस्टेड लाइक यस, नो, पास, फेल, अलाइव, डेड। मतलब आप कह सकते हैं या तो मैं पास हो गया या तो मैं फेल हो गया। अगर मेरी चैनल में से पढ़ोगे तो आप पास हो जाओगे इजीली एमएल में। ठीक है, तो या मतलब आप मतलब कहीं से भी पास हो सकते हैं, मैं तो जस्ट ऐसे ही बोल रहा था। लेकिन मतलब या तो पास हो गए या तो फेल हो गए, आप मतलब बीच में नहीं रहोगे कि या तो मैं थोड़ा पास हो गया या तो मैं थोड़ा फेल हो गया, ऐसा नहीं होगा। या तो आप पास होगे या तो आप फेल होगे, या तो आप जिंदा रहोगे या तो आप मर जाओगे। ठीक है, मतलब कुछ इस तरह से बाइनरी क्लासिफिकेशन होता है। It can be either yes or no, 0 or 1, true or false, etc. But instead of giving the exact value as 0 and 1, it gives the probabilistic values which lie between 0 and 1. मतलब कि प्रोबेबिलिस्टिक वैल्यू मतलब वो आपको पता है 0 और 1 के बीच में प्रोबेबिलिटी होती है। तो हमने लॉजिस्टिक रिग्रेशन का जो प्रैक्टिकल किया था उसमें भी हमने देखा था कि कुछ सिग्मोइड जैसा एस जैसा ग्राफ बनता है। वो मैं नेक्स्ट स्लाइड में चलो आपको समझाता हूँ। यहाँ पे सिर्फ आप ये समझ लो कि मतलब ये एग्जैक्ट 0 और 1 वैल्यू नहीं देता है, मतलब दे भी सकता है, वो प्रोबेबिलिटी है। मतलब कोई अगर आप फेल हो गए तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1 है, तो मतलब फेल की कंप्लीटली 1 है, आप बीच में कहीं पे नहीं हो। ठीक है, तो प्रोबेबिलिस्टिक वैल्यू देती है जो जिसकी वैल्यू 0 और 1 के बिटवीन रहती है। मतलब वो 1 से एक्सीड नहीं करेगी और या फिर 0 से कम भी नहीं होगी। ठीक है,
तो ये होता है लॉजिस्टिक रिग्रेशन में, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। Okay. In logistic regression, instead of fitting a regression line, we fit S-shaped logistic function. ये logistic regression का मतलब मेन IMP तो पॉइंट कह सकते हैं कि logistic regression में एक S-shaped कर्व होता है, मतलब कि logistic function होता है which predicts two maximum values 0 और 1। मतलब कि जो कर्व होता है वो बेसिकली मैक्सिमम 0 मतलब मिनिमम 0 या फिर मैक्सिमम 1 प्रेडिक्ट करके हमें देता है। The curve from the logistic function indicates the likelihood of something such as whether the cells are cancerous or not, a mouse is obese or not, based on its weight। मतलब कि या तो मतलब आपको वही है, मैं एक और एक चीज मतलब बार बार नहीं बोलूंगा, सिर्फ लाइक वो 0 होता है या फिर 1 होता है, उसके बीच का नहीं होता है। और प्रोबेबिलिटी देता है तो मतलब वो 0 से स्टार्ट होके 1 के बीच में कुछ भी हो जाए, उसमें यहाँ पे एक थ्रेशोल्ड होती है, उसके ऊपर गया तो वो 1 में आ जाएगा, उसके नीचे रहा तो 0 में। देखते हैं हम ग्राफ में। ठीक है, तो ये हमारा है सिग्मोइड फंक्शन का जो फॉर्मूला है, वो मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आप इसे अच्छे से देख सके। ठीक है, तो ये है हमारा सिग्मोइड फंक्शन का जो इक्वेशन है बोलते हैं वो है। और ये यहाँ पे हमारा ग्राफ है, यहाँ पे आप देख सकते हो एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, और उसमें 0 और 1, ये 0 प्रोबेबिलिटी है, 1 प्रोबेबिलिटी है, और इसे हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड। थ्रेशोल्ड प्रोबेबिलिटी मतलब थ्रेशोल्ड वैल्यू कि इसके उस हिसाब से हम मतलब वो एक बेस लाइन है, यहाँ से ऊपर गया तो वो यस कैटेगरी का आ जाएगा, और यहाँ से नीचे गया तो नो कैटेगरी में आ जाएगा। सपोज कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि कोई एक पॉइंट है, उसके y इज इक्वल्स टू 0.3 प्रेडिक्ट हुआ है, मतलब x की कोई वैल्यू यहाँ पे होगी, उसके ऊपर से वो y 0.3 हुआ, तो वो थ्रेशोल्ड से आप देख सकते हैं नीचे है, तो इसे हम नो कैटेगरी बोल सकते हैं। मतलब इसको हम देखें कि यहाँ पे पास होते हैं और नीचे यहाँ पे फेल होते हैं, तो वो फेल हो जाएगा क्योंकि वो बेस लाइन है वो 50% की, उससे बिलो है। ठीक है, और यहाँ पे y इज इक्वल्स टू 0.8 मिला है, तो वो 0.5 से बड़ा है, मतलब इस थ्रेशोल्ड से ज्यादा है, तो वो पास की कैटेगरी में मतलब कि 1 कहलाता है। ठीक है, और ये है हमारा एस कर्व है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये एस कर्व है। ठीक है, ये हमारा सिग्मोइड के लिए जो फंक्शन होता है उसका कर्व है, और जिसे हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन में यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम देखते हैं लॉजिस्टिक फंक्शन सिग्मोइड फंक्शन। ठीक है, the sigmoid function is a mathematical function used to map the predicted values to probabilities। मतलब जो प्रेडिक्टिव वैल्यू हमने की है उसको हमें प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट करने के लिए, मतलब मैपिंग करने के लिए यूज होती है। ठीक है, इट मैप्स एनी रियल वैल्यू इनटू अनदर वैल्यू विद इन अ रेंज ऑफ 0 and 1। मतलब कि वो वैल्यू 0 और 1 के बिटवीन होती है, उसकी प्रोबेबिलिटी लाइक 0 to 1। The value of the logistic regression must be between 0 and 1, which cannot go beyond this limit. So it forms a curve like the S form। यहाँ पे हमने आगे देखा इस तरह से कुछ इस कर्व बनता है जिसकी वैल्यू मतलब मिनिमम 0 होती है और मैक्सिमम 1 होती है, इसके बियॉन्ड मतलब नहीं जाती है। ठीक है, मतलब ग्रेटर देन 1 नहीं हो सकती और लेस देन 0 नहीं हो सकती। तो ये था लॉजिस्टिक। एस कर्व देखते हैं। The S curve is called the sigmoid function or the logistic function। इन लॉजिस्टिक रिग्रेशन we use the concept of the threshold value। थ्रेशोल्ड वैल्यू मतलब एक बेसलाइन मिनिमम वैल्यू, उसके उसके बिहाफ हम डिसाइड करते हैं कि कौन से क्लास पे, which defines the probability of either 0 or 1 such as values above the threshold value tends to 1 and a value uh, below the threshold value tends to 0। मतलब वो थ्रेशोल्ड वैल्यू मैं बताइए आपको इस कर्व में, उसमें यहाँ पे 20 से ऊपर कोई आया है तो 1 होगा, इस यहाँ के नीचे आएगा तो 0। यही है, इसमें कुछ ज्यादा नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं टाइप्स ऑफ लॉजिस्टिक रिग्रेशन। ऑन द बेसिस ऑफ कैटेगरीज लॉजिस्टिक रिग्रेशन कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। मतलब लॉजिस्टिक रिग्रेशन के 3 टाइप्स है, बाइनोमियल, मल्टीनोमियल एंड ऑर्डिनल। मतलब बाइनोमियल मतलब देयर कैन बी ओनली 2 पॉसिबल टाइप्स ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल, ओनली 2 टाइप पॉसिबल टाइप्स ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल सच एज 0 1 पास फेल। मतलब उसके प्रेडिक्शन के बाद कोई दो ही होता है, मतलब हाँ पास होता है या फिर फेल। मतलब जो बेसिक लॉजिस्टिक रिग्रेशन होता है वो बाइनोमियल होता है, दो प्रोबेबिलिटी दिखाता है। उसके बाद आता है मल्टीनोमियल। इन मल्टीनोमियल लॉजिस्टिक रिग्रेशन देयर कैन बी 3 और मोर पॉसिबल अनऑर्डर्ड टाइप्स। मतलब 3 या फिर उससे ज़्यादा टाइप्स प्रेडिक्शन के बाद मिलता है। यहाँ पे देखेंगे तो हम कैट डॉग शीप, मतलब कुछ भी प्रेडिक्ट करेंगे तो उसका 3 प्रोबेबिलिटी मिलती है। कि सपोज कि कैट की 0.1 है, डॉग्स की 0.2 है, तो टोटल कितनी हुई 0.3 हुई। तो हम 1 में से 0.3 बात करेंगे तो क्या मिलेगा 0.7। मतलब कि 0.7 है कि वो शीप है, मतलब 70% वो श्योर है कि वो शीप है।
तो इसको हम सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, उसके प्रोबेबिलिटी के बेस पर। और ऑर्डिनल है, ऑर्डिनल logistic regression, there can be three or more possible ordered types of dependent variable such as low, medium, high। मतलब यहाँ पे हमने कैसे बाइनरी में देखा टू टू होता है, उसमें इसमें थ्री यार उससे ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है। तो वो होता है ऑर्डिनल लॉजिस्टिक रिग्रेशन। ये सिर्फ आपको टाइप याद रखने हैं, इसका कुछ मतलब ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर आपको पता होना चाहिए कि क्या कितने टाइप से और क्या वर्क करते हैं, ठीक है। और ये है मतलब सबका वो डिफरेंस है कि बाइनोमियल लॉजिस्टिक रिग्रेशन, मल्टीनोमियल लॉजिस्टिक रिग्रेशन एंड ऑर्डिनल। तो इसके टू पॉसिबल आउटकम्स है, यहाँ पे थ्री और मोर अनऑर्डर्ड कैटेगरीज और यहाँ पे थ्री और मोर ऑर्डर्ड कैटेगरीज, ठीक है। और यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हैं, 0 1 पास फेल, कैट डॉग शीप, लो मीडियम हाई। और यूज केसेस देख सकते हैं बाइनरी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम्स, क्योंकि उसमें प्रोबेबिलिटी या लाइक आउटकम्स टू ही होते हैं, 0 और 1 या फिर पास फेल। तो उसको हम बाइनरी क्लासिफिकेशन के प्रॉब्लम है उसमें यूज़ कर सकते हैं। मल्टीनोमियल है वो मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन में होते हैं, मतलब यहाँ पे आप देख सकते हो कि तीन टाइप के क्लास है, तो उसमें हम यूज़ कर सकते हैं। और ऑर्डर्ड क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम, मतलब जो ऑर्डर्ड होते हैं क्लासिफिकेशन के प्रॉब्लम्स, उसमें हम ऑर्डिनल लॉजिस्टिक रिग्रेशन यूज़ कर सकते हैं। मतलब ऑर्डर मतलब सपोज कि 0 to 100 है, तो उसको हम लाइक मार्क्स होते हैं 100 मार्क्स, तो उसमें हम सपोज करेंगे कि 0 to 33 है वो तो लो में आएगा, और उसके बाद 33 to 60 70 वो मीडियम में आएगा, और 70+ है तो वो हाई में आएगा। तो एक आप यहाँ पे ऑर्डर देख सकते हो, मतलब ऑर्डर मैटर करता है। तो ऐसे प्रॉब्लम में हम ऑर्डिनल लॉजिस्टिक रिग्रेशन यूज़ कर सकते हैं। मॉडल कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो बाइनोमियल की सिंपल होती है, मतलब इजी होता है। और मल्टीनोमियल थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है क्योंकि उसमें ज़्यादा क्लासेस प्रेडिक्ट करने होते हैं। और ऑर्डिनल का भी वही है, मतलब ज़्यादा थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। ऑर्डर ऑफ कैटेगरीज की बात करें तो यहाँ पे ऑर्डर नहीं है, यहाँ पे ऑर्डर नहीं है, और यहाँ पे ऑर्डर्ड है। मतलब कि इसका ऑर्डर मैटर करता है, लाइक एग्जाम में सपोज आपको 50 मार्क के बदले 30 दे दिया, तो इसका ऑर्डर मैटर करेगा, ठीक है। तो वो ऑर्डिनल होता है। और यहाँ पे दोनों में बाकी नो ऑर्डर, सपोज यहाँ पे केट और डॉग में आपको 1 और 2 का फेयर मतलब डिफरेंस आ गया, तो वो कुछ ऑर्डर मैटर नहीं करता, लेकिन मार्क्स हो गया तो उसमें हमारा ऑर्डर मैटर करता है, ठीक है। आई होप कि ये डिफरेंट टाइप्स आपको समझ में आ गए होंगे। यहाँ पे डेमो डेमो है गूगल कोलैब में। तो इसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप उसमें से एक बार गूगल कोलैब में अपने आप से रन कर सकते हैं, मैंने प्रैक्टिकल करवा ही है। तो आप वो भी चेकआउट कर लेंगे तो भी अच्छा रहेगा। मैं इसकी लिंक भी प्रैक्टिकल की भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। उसके बाद सम आते हैं लॉजिस्टिक रिग्रेशन के, ठीक है। तो हम सम अभी इसमें ही देख लेते हैं, मतलब बाद में मैं ऐसा कुछ करूंगा कि आपको मैं दिखा सकूं लाइव में। फिलहाल इसमें ही हम देख लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन है। The dataset of pass or fail in an exam of 5 students is given in the table. Use logistic regression as classifier to answer the following questions। ठीक है, तो हमें डेटा दिया गया है, उसमें से हमें प्रेडिक्ट करना है क्या होगा, ठीक है। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ पास फॉर द स्टूडेंट हु स्टडीड 33 आवर्स। मतलब यहाँ पे हमें दिया गया है कि 29 आवर्स जिसने पढ़ा है वो फेल हुआ है, 0 मतलब फेल और 1 मतलब पास। तो 15 आवर्स पढ़ा है वो भी फेल हुआ है, लेकिन 33 आवर्स पढ़ा है उसने पास कर दिया है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे 33 आवर्स ही पूछा है, लेकिन यहाँ पे कुछ भी हो सकते हैं, तो इसका हम पूरी मेथड देखेंगे, ताकि इसके अलावा कुछ भी और भी एग्जाम में आए तो हम इजीली सोल्व कर सके। और यहाँ पे 28 आवर्स में भी पास है, 39 में भी पास है, ठीक है। और हमें दूसरा क्वेश्चन ये दिया गया है, एटलीस्ट हाउ मेनी आवर्स स्टूडेंट शुड स्टडी दैट मेक्स ही विल पास द कोर्स विद प्रोबेबिलिटी ऑफ मोर देन 95%। मतलब वो 95% से ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है उसकी है कि वो पास हो जाएगा, तो उसके लिए कितनी उसे पढ़ना पड़ेगा। Assume the model suggested by the optimizer for odds of passing the course is this log of odds is equals to -64 plus 2 hours। मतलब कि हमें ये odds दिया गया है, इसका हम यूज़ करके हम यहाँ पे सपोज कि ये सम है, तो ये हमें प्रोबेबिलिटी देता है, ठीक है। ये फॉर्मूला, तो हम यहाँ पे 95 है तो इसको हम 0.95 करके यहाँ पे पुट कर सकते हैं। उसके ऊपर से हम लाइक आवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं, वो हम देखते हैं, ठीक है। तो हमें पता ही है कि हमने देखा था कि फॉर्मूला सिग्मोइड का ये एस ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1/1 प्लस ई रेस टू माइनस एक्स, ठीक है। और ये इसका कर्व है, तो इसका फॉर्मूला हम यूज़ करके इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है ना। अ, उसके फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रोबेबिलिटी फॉर ऑफ पास फॉर द स्टूडेंट हु स्टडी 33 आवर्स, मतलब 33 आवर्स पढ़ा हो तो उसके बाद इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो पास हो जाएगा, ठीक है। तो हमें पता है कि सिगमोइड का ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो इसको हम प्रोबेबिलिटी लाइक इन फॉर्म ऑफ जेड ले लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं लॉग ऑफ ओड्स को हमने जेड बोल दिया है,
और इसको हम यहाँ पे यूज़ कर सके इसलिए हमने p इज इक्वल्स टू 1/1 प्लस ई रेस टू माइनस जेड किया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे z हमने जो लिया है तो मतलब जो गिवन है उसका ही यूज़ करेंगे। तो -64 प्लस 2 इंटू आवर्स कितने दिए गए कि 33 आवर्स पड़े तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है पास होने की। तो यहाँ पे -64 प्लस 66 तो आ गया यहाँ पे +2 मतलब हमारा z हो गया +2। तो ये z हम इसको डायरेक्ट यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे 2 आ गया तो हम इसको डायरेक्ट ये फॉर्मूला में पुट कर सकते हैं प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए। p इज इक्वल्स टू 1/1 प्लस ई रेस टू माइनस जेड, मतलब ये बेसिक फॉर्मूला है उसमें से z हमने यहाँ से फाइंड आउट किया 2 है तो यहाँ पे ई रेस टू माइनस 2 आ गया है, ठीक है। तो आप कैलसी में यहाँ पे ई रेस टू माइनस 2 कर सकते हो और इसका कैलकुलेशन करके आपको 0.88 मिल जाएगा। मतलब अगर कोई 33 आवर्स पढ़ता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 88% है कि वो पास हो ही जाएगा। इसी तरह आप यहाँ पे देख सकते हो कि 33 के लिए 1 दिया गया है। क्योंकि हम इसको ग्राफ की मदद से समझे तो यहाँ पे स्कोर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सपोज के 0.5 दिया गया है हमें कि बेस लाइन इतनी है तो और यहाँ पे 0.88 सपोज यहाँ आता है तो ये 0.5 से प्लस है तो ये यहाँ पे क्लास 1 मतलब कि पास का क्लास है उसमें आ जाएगा और यहाँ पे 0 है, ठीक है। आई होप कि ये सम आपको इजीली समझ में आ गया होगा। अब उसका क्वेश्चन 2 है वो हम देख लेते हैं। At least how many are students who study that makes he will pass the course with the probability of more than 95%। मतलब हमें यहाँ पे probability is equals to 95% और 0.95 दी गई है, ठीक है। तो इसको हम डायरेक्ट फॉर्मूला में यूज कर सकते हैं। ये यहाँ पे probability is equals to 1/1 प्लस ई रेस टू माइनस जेड है, ठीक है। और यहाँ पे 0.95 है तो इसको हम यहाँ पे सामने ले जा सकते हैं। तो 0.95 इंटू 1 प्लस ई रेस टू माइनस जेड इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे एक एक मतलब मल्टीप्लाई करके करेंगे तो यहाँ पे आएगा 0.95 जिसको हमने यहाँ पे ले लिया है और 0.95 इंटू ई रेस टू माइनस जेड ये आ गया। तो यहाँ पे इसका मतलब सब ट्रैक करेंगे तो ये हमें आंसर मिलेगा और यहाँ पे ये आएगा, ठीक है। 0.05 डिवाइड बाई ये 0.95 यहाँ पे आएगा तो ये आ गया। तो इस दोनों तरफ हम क्या करेंगे एल एन ले लेंगे ताकि यहाँ ये एल एन और ये एल एन निकल जाएगा और यहाँ पे सिर्फ माइनस जेड निकल बचेगा और इसका एल एन फाइंड करके हम यहाँ पे पुट ऑन कर देंगे और दोनों तरफ से माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो जेड हमारा आ जाएगा 2.94, ठीक है। तो ये हमें जेड मिल गया। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है कि मेक्स ही विल पास द कोर्स विद द प्रोबेबिलिटी हाउ मेनी आवर्स, ठीक है। तो हमने देखा था कि हमें क्वेश्चन में दिया गया है फॉर्मूला ऑफ जेड मतलब कि आवर्स कैलकुलेट करने के लिए -64 प्लस 2 इंटू आवर्स, ठीक है। तो जेड की वैल्यू हमें यहाँ पे मिल गई -64 है और 2 आवर्स है। यहाँ पे हम एच मतलब आवर्स को हम ऑब्जेक्ट बनाए ले तो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो z इज इक्वल्स टू 60 -64 प्लस 2 आवर्स। तो यहाँ पे z की वैल्यू पुट ऑन कर देंगे हम और यहाँ पे आवर्स हम कैलकुलेट कर लेंगे और जो आएगा 33.47 आवर्स। मतलब आप एटलीस्ट इतने परसेंट आपको मतलब इतने घंटे आपको पढ़ने ही होंगे तभी आप आपकी पास होने की प्रोबेबिलिटी 95% से बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये था हमारा सम नंबर 1 जो हमने कैलकुलेट किया और यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिए गए हैं। आप इसे भी मतलब एक बार अपने आप से ट्राई करके देखिएगा वरना पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा क्वेश्चन का और मैं नीचे की स्लाइड में आंसर दिखा रहा हूँ आप वो भी ट्राई कीजिएगा खुद से सॉल्व करने की। अगर नहीं होता है तो आप बेझिझक मेरे को कमेंट में बता सकते हो, ठीक है। और ट्राई कीजिएगा आप अपने आप से सॉल्व करें क्योंकि ये सम इम्पोर्टेंट भी है एग्जाम में भी आ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन 1 का आंसर दिया गया है और क्वेश्चन 2 का आंसर। अगर आपको नहीं होता तो आप बोलिएगा तो मैं नेक्स्ट लेक्चर इसका एक रिकॉर्डिंग करके रख दूंगा, ठीक है। और एक ये भी क्वेश्चन है आप ये भी एक बार देख लेना। यहाँ पे हमें z दिया गया है, सिंपली कुछ करना नहीं है, सिग्मोइड का फॉर्मूला यूज करना है और उसमें z की वैल्यू यहाँ पे दी गई है मतलब ये इक्वेशन से यूज करके यहाँ पे x इक्वल्स टू 6 दिया गया है तो यहाँ पे x फाइंड आउट कर लेना। मतलब इजी हो जाएगा, कुछ इतना इश्यू नहीं है और ये इसके आंसर है, आप एक बार चेकआउट कर लेना, ठीक है। उसके बाद आता है लास्ट टॉपिक है हमारा एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ लॉजिस्टिक रिग्रेशन। मतलब हमने देखा कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन किस तरह से बाइनरी क्लासिफिकेशन के लिए यूज होता है, मल्टीनोमियल के लिए यूज होता है, ठीक है। तो और इसमें एक सिग्मोइड का लिए एस जैसा कर्व आता है और एक थ्रेशोल्ड होती है। तो हम इसके देखेंगे इसके एडवांटेजेस क्या है और इसके डिसएडवांटेजेस भी क्या है, ठीक है। लॉजिस्टिक रिग्रेशन इज इजियर टू इम्प्लीमेंट, इंटरप्रेट एंड वेरी एफिशिएंट टू ट्रेन। मतलब ये सब हम एडवांटेज देख रहे हैं।
तो इसमें वो इजी टू इम्प्लीमेंट है, मतलब इतना कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट है नहीं, और इजी टू इम्प्लीमेंट और अंडरस्टैंडिंग भी इतनी इजीली हम कर सकते हैं, ठीक है। इंटरप्रेट एंड वेरी एफिशिएंट टू ट्रेन, मतलब हम ट्रेन भी अच्छे से कर सकते हैं। लॉजिस्टिक रिग्रेशन परफॉर्म्स वेल व्हेन द डेटा सेट इज लीनियर सेपरेबल। लीनियर इज सेपरेबल मतलब सेपरेबल मतलब सपोज ये हमारा ग्राफ है, तो यहाँ पे कुछ डेटा पॉइंट्स दिए गए हैं, और जिसे हम लीनियरली मतलब एक लाइन से हम सेपरेट कर सके, जैसे कि ये, ओके जस्ट अ सेक। तो इस यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने मतलब इजीली यहाँ पे दोनों तरफ इसको सेपरेट कर लिया। तो ऐसे प्रॉब्लम में लॉजिस्टिक रिग्रेशन काफ़ी यूजफुल होता है, ठीक है। लॉजिस्टिक रिग्रेशन नॉट ओनली गिव्स अ मेजर ऑफ हाउ रिलेवेंट अ प्रेडिक्टर इज, बट ऑल्सो इट्स डायरेक्शन ऑफ एसोसिएशन पॉजिटिव और नेगेटिव। मतलब इसका मतलब जो स्लोप होता है वो पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, और सिर्फ मेजर नहीं देता है प्रेडिक्टर कितना का कोफिशिएंट साइज का, बट ऑल्सो इट्स डायरेक्शन ऑफ एसोसिएशन, मतलब उसकी डायरेक्शन भी देता है, मतलब पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। तो ये सब एडवांटेज है लॉजिस्टिक रिग्रेशन के। अब हम देख लेते हैं डिसएडवांटेज क्या है, मतलब हमने देखा ये सब एडवांटेज है, तो डिसएडवांटेज भी होंगे ही। तो देखेंगे, इफ द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आर लेसर देन द नंबर ऑफ फीचर्स, logistic regression should not be used, otherwise it may lead to overfit। मतलब अगर हमारे पास जो नंबर ऑफ फीचर्स है वो लेस होंगे, मतलब ऑब्जर्वेशंस, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आर लेसर देन द नंबर ऑफ फीचर्स। मतलब ऑब्जर्वेशन मतलब हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा सेट होते हैं, उसमें रोज होती है, मतलब वो डेटा एंट्री, तो वो अगर फीचर्स से भी कम हो गए, मतलब नंबर ऑफ रोज आर लेसर देन नंबर ऑफ कॉलम्स, तो वो ओवरफिट कर जाएगा। मतलब वो एक टाइप से रट्टा मारना होता है ना, वो ट्रेनिंग में अच्छा करेगा लेकिन टेस्टिंग में वो बिगड़ जाएगा। तो वो एक डिसएडवांटेज है लॉजिस्टिक रिग्रेशन का। मेन लिमिटेशन ऑफ लॉजिस्टिक रिग्रेशन इज द एजम्पशन ऑफ लिनियरिटी। मतलब एजम्पशन मतलब यहाँ पे मैंने देखा है कि लिनियरली सेपरेबल डेटा है वो उसके ऊपर ही बेस्ट रहेगा बिटवीन द डिपेंडेंट वेरिएबल एंड द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, मतलब कि एक्स और वाई। इन द रियल वर्ल्ड द डेटा इज रियली लिनियरली सेपरेबल, ठीक है ना। मतलब एक्स और वाई के बीच का जो रिलेशन है वो हम इस तरह से सीधी लाइन करके इजीली नहीं डिवाइड कर सकते, सेपरेट नहीं कर सकते। तो वो भी एक बड़ा डिसएडवांटेज है लॉजिस्टिक रिग्रेशन का। तो ये हमने देखा एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ लॉजिस्टिक रिग्रेशन। तो आज के लेक्चर में यही था। अब हम नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे सपोर्ट वेक्टर मशीन, जो ऑल्सो मतलब वो भी एक इम्पोर्टेंट एल्गोरिदम है। आई होप कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन आपको इजीली समझ में आ गया होगा, और मैंने जो सम दिया है वो आप एक बार ट्राई कीजिएगा खुद से सोल्व करने के लिए। अगर नहीं होता है तो कमेंट में बोलिएगा, मैंने आंसर भी दे दिए है टैली करने के लिए, आप देख सकते हो। आई होप कि ये लेक्चर में आपको सब समझ में आ गया होगा, मज़ा आया होगा। तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को, और मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में कुछ नए टॉपिक के साथ, नए एल्गोरिदम के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।